हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 7 तक भारत का जो बजट प्रस्तुत होता था शाम 5 बजे तक। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश टाइम से परंपरा चल रही थी। 5 बजे इसलिए होगा कि ब्रिटेन में 11:30 बजे होते थे। अब इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश है कि ये ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का हैंगओवर था। वो वाजपेयी जी की सरकार में चेंज हुआ। मोदी जी की सरकार आई, हमारा बजट 28 फरवरी को आता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में मार्च में बर्फ पिघलती है, फरवरी एंड में, यानी एक्टिविटी की शुरुआत होती है। हमारे मौसम के हिसाब से तो डिफरेंट है। हमारे जून के फर्स्ट वीक में तो मानसून आ जाता है। दक्षिण भारत में, केरल में मानसून जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है। तो हमारे लिए आवश्यक था कि मई के महीने तक जो आवंटित धनराशि है वो सब जगहों पे पहुंच जाए, क्योंकि मानसून हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसलिए मोदी जी ने क्या किया कि 1 फरवरी को बजट लाने की शुरुआत की। जस्ट ये 2 चीजें हैं जिसमें कोई ये नहीं कह सकता कि थॉट प्रोसेस, मगर इसमें बहुत गहरा थॉट प्रोसेस। दूसरा, जिसकी तरफ यशवंत जी ने ध्यान दिलाया कि महिला वोटर, उसकी सोच और उसका रियल एम्पावरमेंट क्या है। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने, जिनमें 3 करोड़ में जो रजिस्ट्री है उसमें महिलाओं के नाम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2014 से पहले तो गरीब वर्ग के 4 करोड़ लोग जिनके पास मकान हो, 3 करोड़ महिलाएं ऐसी हो ही नहीं सकती थी। पहली बात तो उनके पास मकान हो और मालिकाना हक में रजिस्ट्री में उनका नाम हो। यह बदलाव का एक बड़ा प्रतीक था। और एक और बात आप समझिए कि जब 15 अगस्त 2014 को उन्होंने पहली स्पीच दी तो 2 ऐसे मुद्दे उठाए थे जिसे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा नॉन पॉलिटिकल बातें ये क्यों कर रहे हैं। एक, स्वच्छता अभियान, और दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोनों ने कहा सोशल मुद्दे हैं, इसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है। मगर वही मैंने कहा, वह सरकार बदलने के लिए नहीं, विचार और सोच बदलने के लिए आई थी। और आज आपने देखा है कि नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में भारी सुधार हुआ है। ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं के एम्पावरमेंट में भारी सुधार हुआ है। और स्वच्छता में अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि 10 साल पहले क्या माहौल था, कितनी आसानी से लोग कर देते थे, और उसमें भारी सुधार हुआ है। इसलिए अब मोदी 3 में क्या होगा, जो उन्होंने कहा ना पटरी पर साख, और जो नैरेटिव की बात कही गई, कई बार होता है नैरेटिव बड़ी गहराई से गढ़ा जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, लोगों को ध्यान होगा, जैसे एक जमाने में, अभी क्योंकि यशवंत जी ने उल्लेख किया मंडल और मंदिर का, ऐसा प्रचार किया जाता है कि मंडल के काउंटर में मंदिर का मुद्दा लाया गया था, जो सरासर झूठ है। भारतीय इतिहास का सबसे बड़े झूठ में से एक है। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के बारे में निर्णय 1984 में हुआ। अक्टूबर 1984 में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में पहली जनसभा हुई, जिसमें नारा लगाया गया था लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। 1 फरवरी 86 को ताला खुला। अप्रैल 87 में सरयू तट पे रैली हुई, जिसमें मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया। डेट वाइज बोल रहा हूं, पुराने जितने भी लोग बैठे हुए हैं, राहुल देव जी इतने वरिष्ठ हैं उस समय को, उनको निश्चित रूप से याद होगा। 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ और 7 अगस्त 1990 को मंडल आया। तो सोचिए कैसा नैरेटिव का मायाजाल झूठा होना जाता है। बिल्कुल जो फैक्चुअल चीज है उसके सीक कंट्रावेंशन में चीजों को बनाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी अक्कू जी ने कहा कि पटरी पर साख, मैं यहां थोड़ा अलग कहना चाहूंगा, मोदी जी से ज्यादा पटरी पर उन लोगों की साख है जिन्होंने अपने को इस भारत के बौद्धिक जगत का एकमेव स्वयंभू अधिनायक मान लिया। मैं कहना चाहूंगा कि मोदी 3 ने एक बड़ा परिवर्तन, जानते हैं क्या किया? आजादी मिली 1947 में, वास्तविक लोकतांत्रिक आजादी मिली 77 में, जब सरकार बदलनी शुरू हुई। उससे पहले तो सरकार, चुनाव होते थे, सरकार नहीं बदलती थी। परंतु बौद्धिक जगत में वास्तविक स्वतंत्रता, मैं कहना चाहूंगा कि वर्नाकुलर मीडिया में, क्षेत्रीय और भारतीय भाषाओं के मीडिया में, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में 90 के दशक में आनी शुरू हुई, जब राम मंदिर आंदोलन था, अन्यथा वो पूरा जो लेफ्ट का कंट्रोल था वो 2010 में अलग होना शुरू हुआ। इसमें किसी के प्रति कोई विरोध नहीं है। अब जैसे उस कहते हैं ना, वही जो मोनोपोली थी वो टूट रही है, जो आजकल होता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस,
तो जो मोनोपोली स्टेट प्रैक्टिसेस थी कि भाई मैं हूं, सिर्फ मेरी बात सुनी जाएगी, दूसरे की बात नहीं सुनी जाएगी, तो दूसरे विचार को भी स्थान मिल रहा है। और समस्या क्या है कि उस स्थान के आधार कितने मजबूत हैं। उदाहरण के लिए एक और आप नैरेटिव समझिए कि जो हार्ड लाइनर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं वो और लेफ्टिस्ट ये कहते हैं साहब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। जैसा मैंने कहा, एक लेफ्ट कंट्री बता दी जहां बोलने की स्वतंत्रता हो, एक फंडामेंटल मुस्लिम कंट्री बता दी जहां बोलने की स्वतंत्रता हो। दोनों मिलकर यहां बताते हैं बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। और मजेदार बात यह है कि एक लेफ्टिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई, चाइना से लेके और चेकोस्लोवाकिया तक, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां लेफ्ट पार्टी बैंड ना हो। बैंड आइजनहावर प्लान आया था 56 में, उसके बाद पहला बैन करने वाला कंट्री पाकिस्तान बना था। अब सोचिए क्या दोनों में एक दूसरे की लड़ाई है और क्या नैरेटिव बनाया जाता है। तो जो लोग उस नैरेटिव के साथ चल रहे थे, साख उनके ऊपर सवाल है इस साथ। अब चुनाव के उपरांत अगर हम देखें तो 2024 के चुनाव में दो राज्यों ने सबसे भारी उलटफेर किया, जो सीटों की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य थे, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पर कि सबसे अप्रत्याशित परिणाम आए। और अभी अगर देखें महाराष्ट्र का परिणाम आ चुका है और यूपी के बाई इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है। और उसके बाद जो बदलाव देखा है, जिसके बारे में अशोक जी ने भी कहा कि अब नैरेटिव के विषय को लेकर लोगों में जागरूकता बेहतर आती चली जा रही है। और यदि मोदी 3 है तो मैं मोदी जी की तरफ से यह कहना चाहूंगा कि 2024 में जिन लोगों के अरमान थे, जैसे मैं वैसे तो पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, दोबारा भी बोल देता हूं कि स्थिति क्या थी कि जैसे एक बच्चा है जिसको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन आया तो उसके चेहरे पर मायूसी रहती है। और एक बच्चा जो था वो लगातार फेल हो रहा था, इस बार थर्ड डिवीजन पास हो गया तो उसके चेहरे पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो वो आए एक सज्जन, उन्होंने कहा बेटा वो तो फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, उसके चेहरे पे खुशी नहीं है, और तुम जो हो तो थर्ड डिवीजन में पास हुए फिर भी इतनी खुशी क्यों? तो उसने कहा है आपको पता नहीं है, उसके बाद तो एक ही डिवीजन है, हमारा तो 3 है, फर्स्ट डिवीजन में 2 बढ़ गया। तो ये फर्स्ट